हे ऑल। आज के इस वीडियो में हम इजराइल पैलेस्टीन इशू को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं, जिसके अंडर हम जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, रिलीजियस डिफरेंसेस, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज से लेकर हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ द इशू और एट लास्ट इंडिया का क्या टेक है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर ओवर दीज पास्ट ईयर्स, एंड देन पीस इनिशिएटिव्स जो हुए हैं इन कंट्रीज़ के बीच में, अरब कंट्रीज़ इन इज़राइल एंड पैलेस्टीन, राइट। सो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो विल स्टार्ट विद जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। सो अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें इस रीजन में, तो यहाँ मेडिटेरेनियन सी है जो कि एडजेसेंट है, राइट। और इस पूरे रीजन में मिडिल ईस्ट जिसे कहा जाता है, इसके अंदर इज़राइल जो एक कंट्री है, उसके नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर अगर हम बात करें तो है वो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान, राइट। इसके अलावा जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है, वो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि फ्लैग से डिनोट किया गया है। सो इन एरियाज़ में है गाज़ा स्ट्रिप जो इसराइल एंड इजिप्ट के बीच में है, एंड देन वी हैव वेस्ट बैंक जो जॉर्डन और इसराइल के बीच में है। ओके, सो गाज़ा स्ट्रिप में विच इज़ अ होम टू अराउंड 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस, हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स देखने को मिले हैं। एंड देन वी हैव वेस्ट बैंक विच इज़ होम टू अराउंड 3 मिलियन पैलेस्टीनियंस। इसके बाद आती है मोस्ट डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ जेरूसलम, राइट, जो कि तीनों ही रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़म का हब है। और इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर डिस्प्यूट्स हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, जेरूसलम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था एज वेस्ट जेरूसलम एंड ईस्ट जेरूसलम 1948 के अरब इजरायली वॉर के बाद में। इसके बाद 1967 का एक और अरब इजरायली वॉर होता है जिसे हम 6 डे वॉर के नाम से जानते हैं 1967 में, जहां इसराइल ने इस पूरे सिटी के ऊपर अपना जो कंट्रोल था वो इस्टेब्लिश किया या इस सिटी को कैप्चर किया था। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हम जेरूसलम के रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को डिटेल में समझते हैं। सो इसे समझने से पहले इस रीजन के जो 3 रिलीजन्स हैं उन्हें हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले जुडाइज़म है, जिसे यहूदी या ज्यूज़ कम्युनिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद इस्लाम है एंड क्रिश्चियनिटी है। ओके, इनके जो फाउंडर्स हैं उनके बेसिस पे इनके जो प्रिंसिपल्स हैं या बिलीव्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, बट इनका जो रूट है वो एक माना जाता है और इन्हें कलेक्टिवली अब्राहमिक रिलीजन बोला जाता है। ओके, सो फाउंडर्स की अगर हम बात करें तो जुडाइज़म के फाउंडर हैं मोसेस, इस्लाम के फाउंडर हैं प्रोफेट मोहम्मद एंड क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं जीसस, राइट। इसके अलावा जेरूसलम में कुछ हमें प्लेसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि अल अक्सा मॉस्क है जो कि मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में मोस्ट सैक्रेड या होलीएस्ट साइट कंसिडर की जाती है। सो इसका इस्लाम में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा जेरूसलम में एक और साइट है वेलिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल नाम से, जो बेसिकली जो यहूदी थे या ज्यूज थे उनका एक टेम्पल था, तो उसको एक अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो उस टेम्पल के रेमिनेंट्स में बस एक ये वॉल बच गई, और जो यहूदी हैं, ज्यूज हैं, वो इस वॉल को ही अपना सब मानते हैं। ओके, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा होली साइट है जुडाइज़म के अंदर, और ये भी जेरूसलम में है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो जेरूसलम के पास ही बीटलहैम नामक एक प्लेस में जीसस का जन्म हुआ था एंड ही वाज बोर्न देयर, और जेरूसलम को क्रेडल ऑफ क्रिश्चियनिटी भी जाना जाता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज ऑल साइट्स और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से जेरूसलम जो है इस रीजन की मोस्ट डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हमने रिलीजियस डिफरेंसेस को समझा, हमने जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को क्विकली समझा। अब हम क्विकली हिस्ट्री एंड टाइमलाइन को देखेंगे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की। ओके, नाउ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ड्यूरिंग बेसिकली हमने फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर इवेंट जो था उसे हम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर, आई एम श्योर आप होंगे।
राइट। सो बेसिकली पैलेस्टीन इससे पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था, और क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है, तो लीग ऑफ नेशंस नाम का जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन था, जो आज के टाइम पे आप यूएन को देख सकते हैं, उसका एक प्रिमिटिव आप एक तरीके से जो फॉर्म है वो उसको कंसिडर कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बना था। सो लीग ऑफ नेशंस ने ओटोमन एम्पायर के डिक्लाइन होने की वजह से पैलेस्टीन नाम की जो टेरिटरी थी उसका कंट्रोल ब्रिटेन को सौंप दिया था। ओके। नाउ इसके बाद में जब ब्रिटेन के पास पैलेस्टीनियन टेरिटरी का जब कंट्रोल आ गया, तो उन्होंने एक ब्रिटिश मैंडेट या बेल्फोर डिक्लेरेशन अनाउंस किया 1917 में, जहां उन्होंने ज्यूइश होमलैंड इन पैलेस्टीन के आइडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, और इससे ज्यूइश माइग्रेंट्स जो थे वो उनकी जो तादाद थी, उनकी जो पॉपुलेशन थी, वो इस रीजन में बढ़ने लगती है। और ये एस्केलेट हो जाता है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि नाजी होलोकॉस्ट हो गया, और ज्यूज़ को जिस तरीके से थ्रू आउट द वर्ल्ड परसिक्यूट किया गया था डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, तो उन्हें ये जो एक आइडिया था एक ज्यूइश होमलैंड का, एक कंट्री फॉर ज्यूज़ का, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक ज़रूरत लगती है उन्हें, और इसीलिए जो इन्फ्लक्स था वो और ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेशन जो है हमें ज्यूज़ का वो देखने को मिलता है इज़राइल की तरफ। राइट। नाउ ब्रिटेन के इस मूव को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, तो फिर ब्रिटेन परेशान होकर ये जो गवर्नेंस थी पैलेस्टीन की वो यूएन को हैंड ओवर कर देता है, और यूएन अपना एक पार्टीशन प्लान लेकर आता है 1947 में, जिसमें यूएन ने रेकमेंड किया था सेपरेशन ऑफ ज्यूइश एंड अरब एस्टेट्स। राइट। सो इसको ज्यूइश लीडर्स ने काफ़ी ज़्यादा ओपन आर्म से एक्सेप्ट किया, बट अरब लीडर्स ऑन द अदर हैंड उन्होंने इसे आउटराइट रिजेक्ट किया। ओके। नाउ सो फार हमने देखा कि किस तरीके से ऑटोमन एम्पायर के डिक्लाइन की वजह से टेरिटरी ब्रिटेन के पास आती है। ब्रिटेन बेल्फोर डिक्लेरेशन या ब्रिटिश मैंडेट के थ्रू एक ज्यूइश होमलैंड का आइडिया प्रमोट करता है, पर इस आइडिया को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आते हैं, और अरब कंट्रीज ऑब्वियसली इस मूव से हैप्पी नहीं थी। राइट। सो इसके बाद में एक तरीके से अरब इजरायली वॉर्स का जो सिलसिला है वो शुरू होता है, और हमें 4 मेन अरब इजरायली वॉर्स जो थे बड़े लेवल पे वो देखने को मिले। और जब अरब कंट्रीज़ फाइनली इज़राइल को एक्सेप्ट करने लगती हैं, थोड़ा पीस रीजन में आता है, तो वहीं जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था पैलेस्टीन और इज़राइल के बीच में शुरू हो जाता है, जिसे हम दो इंतफिदा जो हुई थी। इंतफिदा बेसिकली एक टर्म है जो सस्टेन्ड पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस टुवर्ड्स इज़राइल के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये 4 अरब इजरायली वॉर्स और 2 इंतिफादास के रूप में हम देख सकते हैं अरब रेजिस्टेंस और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को। राइट। अब हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द फर्स्ट अरब इजरायली वॉर ऑफ 1948। सो इज़राइल अपना स्टेटहुड डिक्लेयर करता है 1948 में, जिसके रिएक्शन में जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया इन्वेड करती हैं इज़राइल को। और इसका जो आउटकम था वो ये आता है कि इज़राइल फाइनली इस इन्वेजन को सरवाइव कर लेता है, और वो इन कंट्रीज़ के साथ में एक आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन करता है, जिसके थ्रू ये जो पूरा टेरिटरी था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज ज्यूइश इज़राइल, second is Arab West Bank, and third one is Gaza Strip. Now इसके बाद में सेकेंड अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट हमें सुएज क्राइसिस ऑफ 1956 के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट सुएज कैनल, जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट या ट्रेड स्पॉट था, ट्रेड हब हुआ करता था, उसे नेशनलाइज करना चाहते थे। बट इज़राइल, फ्रांस और यूके ये तीनों कंट्री इस मूव के अगेंस्ट में, इजिप्ट के इस मूव के अगेंस्ट में एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम ये होता है कि इज़राइल फाइनली सिनाई पेनिसुला नाम की जो टेरिटरी है उसे कैप्चर करता है, और गाज़ा स्ट्रिप को भी कैप्चर करता है। लेकिन 1957 यानी कि कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड 1 साल बाद ही इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इज़राइल को विड्रॉ करना पड़ता है। ओके। इसके बाद में 1967 के 6 डे वॉर में हमें दिखाई देता है थर्ड अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें
इज़राइल ने सिनाई पेनिसुला, गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम एंड गोलन हाइट्स, ये सारे टेरिटरीज का कंट्रोल गेन किया। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हम आते हैं फोर्थ अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट पर, जो हुआ था 1973 में, जिसे यौम किपुर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद ही ऑयल क्राइसिस भी हमें दुनिया भर में देखने को मिलती, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जो पूरे वर्ल्ड को आप जानेंगे कि यहाँ पे ऑयल माइंस बहुत ज़्यादा हैं, तो यहीं से पूरा जो आपका पेट्रोलियम का जो सप्लाई है वो मोस्टली थ्रू आउट द वर्ल्ड किया जाता है। और इसके बाद ही एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन G7 का भी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है ग्लोबल लेवल पे। सो ये फोर्थ अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। और यौम किपुर वॉर इसे बोला गया है। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये यौम किपुर क्या है। सो यौम किपुर बेसिकली ज्यूइश रिलीजन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। जैसे हिंदुज़म में दिवाली होता है, इस्लाम में रमज़ान के जो फेस्टिविटीज़ होती हैं, तो इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड एक फेस्टिवल है यौम किपुर ज्यूडाइज़म के अंदर, राइट। और इसी दिन इजिप्ट एंड सीरिया मिलकर इज़राइल पर अटैक करते हैं, और इसे अक्टूबर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके आउटकम के रूप में हमें कैंप डेविड अकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं 1978 में, जो बेसिकली एक फ्रेमवर्क ऑफ पीस इस्टेब्लिश करना चाहते थे मिडिल ईस्ट में। और फाइनली ये जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन इज़राइल एंड इजिप्ट, इसको एंड करना चाहते थे। सो बेसिकली इस अकॉर्ड के थ्रू इजिप्ट एक पहली अरब कंट्री बनी जिसने एक पीस ट्रीटी कॉन्क्लूड की इजराइल के साथ में। ओके ओके, सो ये हमने देखे 4 अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइमलाइन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। 1948 हो गया, 1967 का 6 डे वॉर हो गया, फोर्थ अरब इजरायली वॉर हो गया जिसे यौम किपुर वॉर के नाम से जाना जाता है 1973 में, और सुएज क्राइसिस हो गया 1956 का। ओके, सो इनके बाद में हमें बेसिकली इंतफादास देखने को मिलते हैं, जो कि एक सस्टेन्ड पीरियड ऑफ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के लिए टर्म यूज़ किया जाता है। ओके, सो फर्स्ट इंतफादा हमें देखने को मिली 1987 से 1993 के बीच में, जिसके अंदर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस का यूज़ किया गया। ओके, सो इसके आउटकम के रूप में हमें ओस्लो अकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। नाउ 1973 के फोर्थ अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट के बाद में हमें कैंप डेविड अकॉर्ड्स देखने को मिले अराउंड 1978, और इंतफादा जो थी 1987 से 1993, इसके बाद में हमें ओस्लो अकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। सो ये बेसिकली फर्स्ट डायरेक्ट पैलेस्टीनियन इजरायली पीस एग्रीमेंट था, और ये भी 2 फेजेस में आया। ओस्लो फर्स्ट आया 1993 में, जिसने एक पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टेब्लिश किया, और बेसिकली एक पैरामीटर सेट किया ग्रेजुअल विड्रॉल का गाजा से फॉर इजराइल। ओके, उसके बाद आता है ओस्लो 1995, जिसमें बेसिकली जेरूसलम का जो फ्यूचर गवर्नेंस होगा उसको लेकर डिस्कशंस हुए। ओके, सो ये ओस्लो के 2 फेजेस थे, 1993 1995। ओके, ना ओस्लो अकॉर्ड्स का एक और एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है, एक पीस फ्रेमवर्क फॉर पीस के रूप में हमें देखने को मिलता है 2 स्टेट सॉल्यूशन की डिमांड। ओके, सो बेसिकली इसमें प्रपोज किया गया कि इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए एंड करने के लिए बेसिकली 2 स्टेट सॉल्यूशन एक ऑप्शन है, जिसके अंदर 2 स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, ज्यूइश लोगों के लिए इजराइल और पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन के लिए पैलेस्टीन का, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली 1993 में इजरायली गवर्नमेंट एंड पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जो थी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि इस 2 स्टेट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ ओस्लो अकॉर्ड्स, और इसके बाद में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, बट ये जो
नेगोशिएशंस थे या ये जो सॉल्यूशन था वो काफ़ी ज़्यादा लास्ट नहीं किया गया, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो इसके बाद हमें सेकंड इंतफादा देखने को मिलती है 2000 से 2005 में। सो इज़राइल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे एरियल शेरन ने विज़िट किया था अल अक्सा मॉस्क में इन जेरूसलम। सो इस इवेंट के बाद में यानी उनके विज़िट के बाद में डायरेक्टली हमें सेकंड इंतफादा देखने को मिलती है फ्रॉम 2000 टू 2005, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट एक्ट्स लाइक सुसाइड, बॉम्बिंग्स एंड क्लैशेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हमने देखा कि 4 अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट्स को हमने डिस्कस किया। फिर हमने इसराइल एंड पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के रूप में 2 इंतफादास जो हुए थे उन्हें डिस्कस किया, राइट। इसके अलावा जो 2 अकॉर्ड्स हुए थे बीच में, कैंप डेविड अकॉर्ड्स एंड ओस्लो अकॉर्ड्स, उनको भी कवर किया। अब हम आते हैं इवेंट ऑफ 7 अक्टूबर 2023, हामास लेड अटैक ऑन इसराइल, जो हमने न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा, राइट। सो अक्टूबर 7 2023 को हामास और कुछ और मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप्स मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च करते हैं गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर, और वो गाज़ा का वो सदर्न पार्ट जो इज़राइल के कंट्रोल में है, राइट। और ये जो अटैक्स थे वो अगेन ज्यूइश रिलीजियस हॉलीडे के अराउंड हुए गाज़ा में, और इसी के रिटेलिएशन में जो ऑनगोइंग वॉर है बिटवीन गाज़ा एंड इज़राइल हमें देखने को मिलता है, जिसमें जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग अराउंड 60% ऑफ द बिल्डिंग्स जो हैं गाज़ा में वो डिस्ट्रॉय की जा चुकी हैं, और रेफ्यूजी क्राइसिस भी ग्लोबल लेवल पे हमें अलार्मिंग रेट पे देखने को मिल रहा है, राइट। सो ये एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि कितना ज़्यादा सीरियस और ग्रेव कंसर्न वाला इशू अभी ये इस टाइम पर चल रहा है। ओके, सो बेसिकली हामास की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1987 में अहमद यासीन नाम के इंसान ने बेसिकली फाउंड किया था, या वो इसके फाउंडर थे। और ये आपका जो फर्स्ट इंतफादा हुआ था उसके बाद में फॉर्म हुआ था। सो इसने बेसिकली इज़राइली ऑक्यूपाइड गाज़ा को गवर्न किया है सिंस 2007, और इसका मिलिट्री विंग जो है वो कासिम ब्रिगेड्स नाम से है, राइट। और इस हमास ऑर्गेनाइजेशन को, जो खुद को एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करते हैं, बट इसी हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में कंसिडर किया जाता है बाय यूएस, यूके एंड सम अदर नेशंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने 2 इंतफादाज और 4 अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस किया। उसके अलावा हमने जो रीसेंट इवेंट हुआ है 7 अक्टूबर का जो अटैक है हामास लेड इन्वेजन ऑन इसराइल, उससे डिस्कस किया। अब हम कुछ पीस इनिशिएटिव्स को डिस्कस करते हैं 2000s के बाद जो हुए हैं, यानी कि ओस्लो या कैंप डेविड अकॉर्ड्स के अलावा जो पीस इनिशिएटिव्स हुए उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले है अरब पीस इनिशिएटिव ऑफ 2002, जो बेसिकली सऊदी अरेबिया ने एक प्रपोज़ल ड्राफ्ट किया था, या एक प्रपोज़ल रखा था कि वो इज़राइल के साथ में नॉर्मल रिलेशंस बनाने के लिए रेडी थे इन एक्सचेंज फॉर एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। और इन इसके अंडर कुछ डिमांड्स की अगर हम बात करें तो उसमें है विड्रॉल ऑफ इज़राइल फ्रॉम द टेरिटरीज इट हैड ऑक्यूपाइड इन 1967, जिसमें गोलन हाइट्स है, राइट। इसके अलावा जो सेटलमेंट है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी प्रॉब्लम का, उसकी भी बात की गई। और ईस्ट जेरूसलम जो है, जो कि 1967 में इज़राइल ने ऑक्यूपाई किया था, उसे फ्री करने की बात कही, और रिकॉग्नाइज करने की बात करी ईस्ट जेरूसलम को एज द कैपिटल ऑफ एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। Okay, after that we have Abraham Accord signed in 2020 by UAE, Bahrain and Israel, जिसको यूएसए ने मीडिएट किया था टाइज को नॉर्मलाइज करने के लिए, रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए बिटवीन अरब गल्फ स्टेट्स एंड इज़राइल। ओके, सो एट लास्ट वी हैव मिडिल ईस्ट पीस प्लान, या जिसे
पीस टू प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है। ये बेसिकली यूएसए ने अनाउंस किया था 2020 में, जिसमें यूएसए का एक विजन था, जिसमें वो पैलेस्टीनियन एंड इजरायली पीपल हैं कलेक्टिवली उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के एक विजन के साथ में इस प्लान को यूएसए ने अनाउंस किया था। ओके, सो पीस इनिशिएटिव्स में बेसिकली 3 इनिशिएटिव्स हैं। अरब पीस इनिशिएटिव ऑफ 2002, अब्राहम अकॉर्ड ऑफ 2020 और मिडिल ईस्ट पीस प्लान which was announced by USA in 2020. Okay, नाउ मूविंग ऑन, एट लास्ट हम थोड़ा सा देखेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है इस हिस्टोरिकल एंड स्टिल ऑन गोइंग इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी की बात करें, तो वो दोनों ही जो ये 2 स्टेट सॉल्यूशन का आइडिया है रिलीजियस बेसिस पर उसके अगेंस्ट में थे, राइट और अगर हम इंडिया के स्टैंड की बात करें रिगार्डिंग पैलेस्टीन या पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सो 1975 में इंडिया ने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया फॉर्मली एज द सोल एंड लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, और इसे न्यू दिल्ली में एक इंडिपेंडेंट ऑफिस के लिए भी परमिट दिया गया। ओके और इसके अलावा 1983 का नेम का जो दिल्ली सबमिट हुआ था उसमें भी इंडिया ने पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी की बात की है। ओके नाउ अगर हम रिगार्डिंग इज़राइल बात करें, तो इंडिया ने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया था 1950 में और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत की थी 1992 में। बट हम कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी देख सकते हैं जहां इंडिया ने इज़राइल के अगेंस्ट में वोट किया। फॉर इंस्टेंस इंडिया ने यूएन रेजोल्यूशन 181 टू इन 1947 में बेसिकली पार्टीशन की जब बात की थी, यूएन पार्टीशन प्लान जैसे कि हमने देखा था ऑफ जूइश एंड अरब स्टेट्स, तो उसके अगेंस्ट में इंडिया ने वोट किया था। इसके अलावा इंडिया ने इज़राइल का जो एडमिशन है यूनाइटेड नेशंस में उसके भी अगेंस्ट में वोट किया था। ओके सो ये हमने इंडिया का स्टैंड देखा पीएलओ को लेकर, यानी कि पैलेस्टीन को लेकर एंड इज़राइल को लेकर सेपरेटली, और इंडिया के प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे नेहरू एंड महात्मा गांधी उनके व्यूज़ को देखा। सो इससे हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है कि इंडिया का हिस्टोरिकली या डिप्लोमेटिक टर्म्स पे क्या स्टैंड है इस पूरे इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। ओके सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पॉलीफ्लो टॉक्स फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।